हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज हम लोग इस क्लास के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका प्रारूप क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, अपने कॉपी में हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसी के बारे में हम सीखने का या जानने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर हम 5 कौशलों पर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। आज हम 5 कौशलों में से सबसे महत्वपूर्ण कौशल प्रस्तावना कौशल अर्थात इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि प्रस्तावना कौशल एक ऐसा कौशल है जिसके माध्यम से हम किसी भी नए पाठ या नए लेसन की शुरुआत करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, प्रस्तावना कौशल के माध्यम से छात्रों के प्रीवियस ज्ञान या पूर्व ज्ञान को जानने का हम प्रयास करते हैं, आकलन करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ प्रस्तावना कौशल छात्रों में विषय के प्रति जिज्ञासा को उत्पन्न करता है। प्रस्तावना कौशल में दिए गए घटकों का अनुसरण करके छात्राध्यापक द्वारा छात्रों से विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्र उन प्रश्नों का उत्तर देता है। और एक समय ऐसा आएगा कि छात्राध्यापक द्वारा जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वह विद्यार्थी स्वयं बता देगा। पाठ प्रस्तावना कौशल की सबसे प्रमुख विशेषता यही है। आइए हम यहाँ देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना अर्थात प्रस्तावना कौशल अपने कॉपी पर किस प्रकार से लिखेंगे, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। कॉपी के दाहिने तरफ हम प्रस्तावना के प्रश्न लिखते हैं और कॉपी के बाएं पेज पर हम मूल्यांकन प्रपत्र को लिखते हैं। तो आपके सम्मुख या सामने जो पेज दिखाई दे रहा है यह आपके कॉपी का दाहिना पेज है। सबसे ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना संख्या 1 2 3 4, जो भी संख्या हो। उसके बाद से लिखते हैं हम कौशल का नाम। कौशल का नाम, आज हम इंट्रोडक्शन स्किल या प्रस्तावना कौशल की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्रस्तावना कौशल लिखा हुआ है। उसके बाद से लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम अर्थात आप जिस विद्यालय या महाविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वहाँ उसका हम नाम लिख देते हैं, जैसा कि यहाँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर लिखा गया है। उसके बाद से जो अगला स्टेप होता है वह है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। तो यहाँ आप अपने लिंग के अनुसार छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप छात्राध्यापक हैं तो सिर्फ आपको अपने कॉपी पर छात्राध्यापक का नाम लिखना है और वहाँ उसके आगे अपना नाम लिख देना है। यदि आप छात्राध्यापिका हैं तो आपको छात्राध्यापिका का नाम और आगे अपना नाम लिख देना है। उसके बाद का जो स्टेप होता है वह होता है एक टेबल का। इस टेबल को हम सामान्य प्रविष्टियां या जनरल एंट्रीज के नाम से जानते हैं। इस टेबल में दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि एवं चक्र को लिखा गया होता है। दिनांक का मतलब कि जिस दिन आप सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना या प्रस्तावना कौशल या किसी अन्य कौशल को आप पढ़ा रहे होते हैं उस दिन का दिनांक लिखना है। किस कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं, कक्षा लिखना है। कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, विषय लिखना है। अवधि में आपको 5 से 7 मिनट लिखना है। चक्र का मतलब पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी। तो यहाँ चक्र में अर्थात पहली घंटी में सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना हमारे द्वारा किया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर प्रथम लिखा गया है। उसके बाद से जो अगला स्टेप होता है प्रकरण, तो हम प्रकरण लिखते हैं। तो यहाँ आप देखिए प्रकरण लिखा हुआ है कृषि। तो चूंकि जब हम प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं तो प्रकरण लिख के हम छोड़ देते हैं। जब बच्चा कृषि बता देता है तब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं। बच्चों, आज हम लोग कृषि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तब जाके हम श्यामपट्ट पर प्रकरण के सामने कृषि लिखते हैं। चूंकि यह कॉपी पे लिखना है इसलिए पहले ही यहाँ प्रकरण कृषि लिख दिया गया है। उसके बाद से लिखते हैं कॉपी के दाहिने पेज पे ही कौशल के घटक। कौशल के घटक में आप देखिए कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। दूसरा घटक है कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्यों से संबंध। तीसरा है विचारों, कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता। चौथा है छात्र स्तर के अनुरूप उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का प्रयोग। पांचवा है
उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार। छठवां है छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता। और सातवां है अध्यापक में उत्साह तथा सजगता। तो यह कौशल के यहाँ 7 घटक लिखे गए हैं जो प्रस्तावना कौशल के घटक हैं। इन्हीं घटकों का अनुसरण करते हुए हम प्रस्तावना के प्रश्न बच्चों से पूछते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वह होता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री यदि आपके पाठ से रिलेटेड कोई चार्ट या मॉडल है तो उस चार्ट या मॉडल का नाम लिख देते हैं। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो हम लिख देते हैं सामान्य कक्षापयोगी सामग्री। उसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप आता है वह होता है पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में जो प्रकरण आपको पढ़ाया जाना है उसी को हम लिख देते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि छात्र कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यदि आप कोई और टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे सपोज दैट यदि आप सूर्य पढ़ा रहे हैं तो आप पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र सूर्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चूंकि यह प्रकरण हमारा कृषि है इसलिए यहाँ लिखा गया है कि छात्र कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद से जो अगला स्टेप होता है वह होता है प्रस्तावना के प्रश्न। तो प्रस्तावना के प्रश्न में हम एक कॉलम क्रिएट करते हैं, ठीक, और कॉलम को 3 भाग में हम बांटते हैं। पहले वाले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे वाले कॉलम में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का कथन होता है और तीसरे वाले कॉलम में छात्र या छात्रा छात्रा का कथन होता है। जैसे यहाँ पर हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है हम किस देश में रहते हैं। तो यहाँ उत्तर आया है छात्रों के द्वारा कि हम भारत देश में रहते हैं। तो प्रस्तावना कौशल के घटकों में जो सबसे प्रमुख घटक है वह है प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता। श्रृंखलाबद्धता का मतलब यह है कि यदि आप छात्र से पहला प्रश्न पूछ रहे हैं और पहले प्रश्न का जो उत्तर हमको प्राप्त हो रहा है वह उत्तर दूसरे वाले प्रश्न के पूरे वाक्य में कहीं न कहीं इंक्लूड होना चाहिए। इसी को हम क्रमबद्धता या श्रृंखलाबद्धता बोलते हैं। जैसा आप देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है हम किस देश में रहते हैं, उत्तर आया हम भारत देश में रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत दूसरे वाले प्रश्न के पूरे वाक्य में कहीं भी होना चाहिए। तो अब आप देखिए भारत दूसरे वाले वाक्य में पहले ही है। तो दूसरा प्रश्न हम करेंगे कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो छात्रों ने उत्तर दिया कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गाँव में। इसका मतलब यह है कि तीसरे वाले प्रश्न में हम गाँव को सम्मिलित करेंगे, तभी हम प्रस्तावना कौशल में जो क्रमबद्धता या श्रृंखलाबद्धता है उस घटक का हम अनुसरण करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं तीसरे वाले प्रश्न में लिखा गया है कि गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। यहाँ छात्रों ने उत्तर दिया कि गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो चूंकि आपका प्रकरण कृषि है तो बच्चा ने कृषि बता दिया। तब आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं। यही आपका हो जाएगा समस्यात्मक। अब आप बोलेंगे इसके बाद जो स्टेप होगा वह है उद्देश्य कथन। बोलेंगे बच्चों आज हम लोग कृषि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तब हम यहाँ प्रकरण कृषि को लिखते हैं। आइए अभी इसमें हम और आगे समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना के जो प्रश्न हैं उसको और डिटेल से। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि हम किस देश में रहते हैं। उत्तर हमको क्या मिला कि हम भारत में रहते हैं। तो दूसरे वाले प्रश्न में भारत कहीं न कहीं इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ देखिए दूसरे वाले प्रश्न में भारत इंक्लूड है। तो हम दूसरा प्रश्न करेंगे कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है। तो उसका उत्तर आया कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है, गाँव में। तो इसका मतलब यह है कि तीसरे वाले प्रश्न में गाँव आना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए तीसरे वाले प्रश्न में यहाँ गाँव आ गया है, अर्थात गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो उत्तर मिला हमको कृषि। अब बच्चों ने कृषि बता दिया, चूंकि कृषि आपको पढ़ाना है इसलिए चौथा प्रश्न पूछेंगे कि कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएगा, मौन हो जाएगा या आंशिक उत्तर देगा। तो चूंकि आपको
कृषि ही पढ़ाना है तो आपका यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम प्रस्तावना कौशल के प्रश्नों को निकालते हैं। प्रस्तावना कौशल के प्रश्न हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बस कंडीशन यह है कि पहले प्रश्न का उत्तर जो हमें प्राप्त हो रहा है वह दूसरे प्रश्न में इंक्लूड होना चाहिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरे में इंक्लूड होना चाहिए, तीसरे का चौथे में इंक्लूड होना चाहिए, और प्रस्तावना निकलवाने के लिए कम से कम 5 प्रश्नों का होना अनिवार्य है। 4 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 या 2 से काम नहीं चलाना चाहिए। तो यह सारा प्रक्रिया जो अभी हमने ऊपर से और यहाँ तक देखा उद्देश्य कथन तक, इसको हम अपने कॉपी के दाहिने पेज पे लिखते हैं। इसके बाद कॉपी के बाएं पेज पर हम मूल्यांकन प्रपत्र लिखते हैं, जैसा कि आप आगे देख रहे हैं। मूल्यांकन प्रपत्र आपके सामने है, मूल्यांकन प्रपत्र। अब मूल्यांकन प्रपत्र अपने कॉपी के बाएं पेज पे लिखते हैं। तो मूल्यांकन प्रपत्र लिखने का सामान्य तौर पर 2 फॉर्मेट है, और दोनों ही फॉर्मेट अपने जगह पे सही है। इसमें कहीं किसी भी प्रकार से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अपने कॉपी के बाएं पेज पे सबसे ऊपर लिखते हैं मूल्यांकन प्रपत्र, फिर लिखते हैं वही कौशल का नाम जैसा कि लिखा हुआ है प्रस्तावना कौशल, फिर लिखते हैं विद्यालय का नाम जैसा लिखा हुआ है DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, फिर लिखते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम जैसा कि छात्राध्यापक का नाम यहाँ रमेश सिंह लिखा हुआ है। फिर आप देखिए कि एक टेबल बनाया गया है जिसको हम सामान्य प्रविष्टि के नाम से या जनरल एंट्रीज के नाम से जानते हैं। इसमें दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि एवं चक्र को मेंशन किया गया है। फिर देखिए क्या लिखा गया है, प्रकरण लिखा गया है। फिर आप देखिए आवश्यक दिशा निर्देश लिखा हुआ है। अब आवश्यक दिशा निर्देश देखिए क्या है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा नीचे दिए गए प्रस्तावना कौशल के घटकों का अनुसरण किस सीमा तक किया जा रहा है, सहपाठी पर्यवेक्षक द्वारा हाँ या नहीं के कॉलम में सही का निशान लगाएं। इसका मतलब यह है कि जब आप का मतलब कि छात्राध्यापक श्यामपट्ट पर जाकर प्रैक्टिस करता है, प्रस्तावना कौशल पढ़ाता है, तब पीछे उसी के सहपाठी बैठे होते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं और वह देखने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तावना कौशल के जो घटक दिए गए हैं क्या उन सभी घटकों का सही तरीके से अनुसरण किया जा रहा है कि नहीं। यदि किया जा रहा है तो किस सीमा तक किया जा रहा है, तो सहपाठी पर्यवेक्षक उसका हाँ या ना में उत्तर देगा। जैसा कि आगे आप देख रहे हैं लिखा गया है कौशल के घटक। अब कौशल के घटक में देखिए यहाँ चार कॉलम बना हुआ है। पहला कॉलम क्रम संख्या है, दूसरा है कौशल के घटक, तीसरा हाँ या ना जैसा कि आप आवश्यक दिशा निर्देश में पढ़े थे। तो अब देखिए पहला जो हमारा घटक है कि कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध था। अब यहाँ था कि नहीं, यहाँ हाँ या ना के कॉलम में टिक करना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हाँ के कॉलम में यहाँ पर टिक किया गया है। उसके बाद से आप देखिए दूसरा घटक कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्यों से संबंध था। यहाँ देखिए सहपाठी पर्यवेक्षक के द्वारा नहीं पे चिन्ह लगाया गया है। फिर आप देखिए तीसरा घटक विचारों, कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता पाया गया। यहाँ सहपाठी पर्यवेक्षक द्वारा हाँ के कॉलम में सही का निशान लगाया गया है। फिर देखिए चौथा छात्र स्तर के अनुरूप उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का प्रयोग किया गया। यानी कि छात्र स्तर के अनुरूप हम विभिन्न उपकरण या सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस सीमा तक कर रहे हैं, उसके बारे में कॉलम में हाँ या नहीं में टिक करना है। ठीक वैसे ही आप देखिए उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार था है कि नहीं, देखिए यहाँ हाँ या नहीं में टिक किया गया है। जो छठवां है छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता पाई गई। यहाँ देखिए सहपाठी पर्यवेक्षक द्वारा टिक लगाया गया कि नहीं पाया गया। फिर सातवां देखिए कि अध्यापक में उत्साह तथा सजगता पाया गया। अब यहाँ सहपाठी पर्यवेक्षक द्वारा यहाँ हाँ के कॉलम में सही का निशान लगाया गया है। इसके बाद से
बाएं साइड पे जो अगला स्टेप होता है वह होता है सुझाव या समालोचना का। इसका मतलब यह है कि सहपाठी पर्यवेक्षक द्वारा संबंधित छात्राध्यापक को जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना प्रस्तावना कौशल या किसी अन्य कौशल पे पढ़ा रहा है तो वह सुझाव देगा कि वह घटकों का अनुसरण कर रहा है कि नहीं, या अन्य कोई सुझाव पाठ से रिलेटेड दे सकता है। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि समय पर ध्यान दें। इसका मतलब यह है कि 5 से 7 मिनट में ही पढ़ाना है, आपने अधिक समय ले लिया, इसलिए सहपाठी पर्यवेक्षक ने सुझाव दिया कि आप समय पर ध्यान दें। दूसरा यह सुझाव दिया गया है कि आत्मविश्वास के साथ शिक्षण कार्य करें। इसके बाद से जो अगला स्टेप आता है इसी में, वह है हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक, यानी कि अपने कॉपी के बाएं पेज पर बाएं साइड में सबसे नीचे हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक, अर्थात हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक का मतलब यह है कि छात्राध्यापक जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना पढ़ा रहा है उसकी कॉपी जिस प्रशिक्षु के द्वारा या छात्राध्यापक के द्वारा अवलोकित किया जा रहा है वहां पर उसका यहाँ सिग्नेचर होगा या हस्ताक्षर होगा। उसके बाद से संबंधित विषय के विषयाध्यापक जो आपको विषय अध्यापक पढ़ा रहा होगा वहां पर यहाँ सिग्नेचर हस्ताक्षर विषयाध्यापक में होगा। जैसा कि यदि हम अध्यापक हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमने अपना सिग्नेचर कर दिया। तो यह प्रक्रिया यहीं पर पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ दो चीज स्पष्ट हो गया कि बाएं वाले पेज पे हम मूल्यांकन प्रपत्र को लिखते हैं और दाहिने वाले पेज पे हम प्रस्तावना के प्रश्न को लिखते हैं। तो मूल्यांकन प्रपत्र लिखने का यह पहला प्रारूप था। आइए हम दूसरे प्रारूप की भी बात करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। आप दोनों मूल्यांकन प्रपत्रों में से किसी को भी लिख सकते हैं, दोनों ही अपने जगह पर सही है। आइए हम अगला मूल्यांकन प्रपत्र किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला हमारा मूल्यांकन प्रपत्र हाँ या ना में था। दूसरा हमारा मूल्यांकन प्रपत्र रेटिंग स्केल पे होगा, रेटिंग स्केल पर होगा, जो 1 से 7 तक रेटिंग स्केल दिया गया है। आइए देखते हैं मूल्यांकन प्रपत्र। यह अभी क्या नाम है, बाएं पेज पे ही रहेगा। सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि सबसे ऊपर लिखते हैं मूल्यांकन प्रपत्र, फिर लिखते हैं कौशल का नाम जैसा कि लिखा हुआ है प्रस्तावना कौशल, फिर विद्यालय का नाम जैसा कि लिखा गया है DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम जैसा कि लिखा गया है रमेश सिंह, फिर सामान्य प्रविष्टियां अर्थात दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, चक्र वाला टेबल लिखते हैं, फिर प्रकरण लिखते हैं, फिर यहाँ आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ थोड़ा बदल गया है। देखिए क्या लिखा गया है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा नीचे दिए गए प्रस्तावना कौशल के घटकों का अनुसरण किस सीमा तक किया जा रहा है। सहपाठी पर्यवेक्षक द्वारा रेटिंग स्केल के कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को गोला करेंगे। यहाँ मिस्टेक से 5 ही तक लिखा गया है, लेकिन यह 5 के आगे 6 और 7 है। जैसा कि आप यहाँ रेटिंग स्केल में देख रहे हैं 7 तक दिया हुआ है। तो अब यहाँ जो अगला स्टेप होगा वह है कौशल के घटक। तो जैसा आप देखिए यहाँ कौशल के घटक में लिखा हुआ है, कौशल के घटक कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध था। तो यहाँ 7 रेटिंग स्केल दिया गया है, 1 से लेकर 7 तक का स्केल दिया गया है। तो यानी कि 1 से 3 तक जो सामान्य से बिलो होता है और 4 जनरल होता है और 5 से 7 तक को हम हाई क्वालिटी का मानते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि 1 सबसे निम्न स्तर का होता है, 2 उससे और अच्छा, 3 उससे और अच्छा, 4 सामान्य, 5 उससे अच्छा, 6 उससे अच्छा और 7 सबसे अच्छा होता है। तो इस क्रम में हम गोला के द्वारा रेटिंग स्केल पर गोला करने का प्रयास करते हैं कि प्रशिक्षु के द्वारा घटकों का अनुसरण किस सीमा तक किया जा रहा है। जैसा कि आप देखिए पहला यहाँ घटक है कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। तो यानी कि यहाँ पर एवरेज दिया गया इसलिए 4 को गोला किया गया है। दूसरा देखिए घटक
कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्यों से संबंध था। तो यानी कि यहाँ बहुत शानदार प्रदर्शन था, इसलिए यहाँ पे देखिए 7वें नंबर रेटिंग स्केल को गोला किया गया है। अब देखिए तीसरा, विचारों, कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता पाया गया, यह भी श्रेष्ठ की श्रेणी में आ जाएगा। 6वें नंबर पे गोला किया गया है। फिर देखिए यहाँ चौथे नंबर पे दिया हुआ है, छात्र स्तर के अनुरूप उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का प्रयोग किया गया, यानी कि साधनों का प्रयोग प्रकरण के अकॉर्डिंग नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे रेटिंग सबसे बिलो दिया गया है। दूसरा देखिए, उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार था। इसका मतलब यह है कि यह सामान्य से कम है, इन्होंने जो समय सीमा 5 से 7 मिनट का है उससे अधिक समय लिया गया, इसलिए सहपाठी पर्यवेक्षक द्वारा यहाँ 2 को टिक किया गया है। इसके बाद से देखिए, छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता पाई गई, यानी कि छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता छात्राध्यापक में पाई गई, इसलिए यहाँ पे औसत से अधिक यहाँ पर दिया गया है 5। फिर आप देखिए नेक्स्ट जो हमारा घटक है, अध्यापक में उत्साह तथा सजगता पाया गया। आप देखिए यहाँ 3, यानी कि औसत से नीचे है। तो इस तरह से रेटिंग स्केल के द्वारा भी हम मूल्यांकन प्रपत्र को बना सकते हैं। इसके नीचे ठीक वही चीज सुझाव या समालोचना होगा। फिर वही चीज जैसा कि ऊपर वाले का मूल्यांकन प्रपत्र में हम देखे थे, यहाँ देखिए हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक और दाहिने तरफ हस्ताक्षर विषयाध्यापक होगा। तो इस तरह से हम पाठ्य योजना अर्थात सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। यही फॉर्मेट है। एक तरफ यानी कॉपी के दाहिने तरफ हम प्रस्तावना के प्रश्न को लिखते हैं और कॉपी के बाएं तरफ हम मूल्यांकन प्रपत्र को लिखते हैं। मूल्यांकन प्रपत्र बनाने के 2 तरीके दिए गए हैं, एक हाँ या ना में टिक करना होता है और एक रेटिंग स्केल पे होता है। दोनों ही आपको बता दिया गया है, जैसा आपको उचित लगे, जो आपको समझ में आए आप वैसे ही अपने कॉपी में लिखिए। इसके बाद से हम दूसरे स्किल को किस प्रकार से अर्थात प्रश्नीकरण या श्यामपट्ट लेखन कौशल या अन्य कौशल किस प्रकार से हम अपने कॉपी में लिखेंगे, उसको आगे प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।